नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ एवं लोकप्रिय कथाकार प्रतिभा सक्सेना जी की कहानी रामी। तो आइए सुनते हैं कहानी। जाने कब सूरज डूब गया, दूर के हरे हरे वृक्ष काले पड़ने लगे। आसमान के एक छोर से शुक्र तारा झांक उठा। सड़क के उस पार छप्परों से लहराता हुआ धुआं आसमान की ओर उठने लगा। मुझे लगा रामी छप्पर के ऊपर खड़ी है। वैसा ही भूरा सा लहंगा, मटमैली ओढ़नी, वही सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा, सब कुछ वैसा ही था। ओढ़नी से दोनों हाथ ढके कांपती सी आकृति, वही तो रामी है, हमारी चौका बर्तन वाली रामी। वह उस छप्पर से उतरकर सड़क पर जा रही है और बिजली के खंभे के पास कमर झुकाए खड़ी हो गई है। धीरे धीरे आकृति अंधेरे में विलीन हो गई। चली गई रामी। स्मृति की रेखाएं उभरने लगी हैं। सेठानी ने कहा था, ये बुढ़िया बड़ी मंगती हो गई है, तुम्ही ने सिर चढ़ा रखा है, मुझसे मांगने की हिम्मत नहीं है उसकी। रामी के मुझसे परिचय का किस्सा बहुत छोटा, बहुत साधारण है। इस कस्बे में नई नई आई, तब एक बर्तन वाली की जरूरत पड़ी। किसी से जान पहचान हुई नहीं थी। एक दिन छत पर सूखते हुए कपड़े नीचे जा गिरे और रामी उन्हें उठाकर देने के लिए ऊपर चली आई। मुझे जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसके बाद से ही वह हमारे यहाँ चौका बर्तन करने लगी। रामी हाथ की सच्ची थी। सेठानी के शब्दों में बड़े डरपोक दिल की है, कुछ उठाने की हिम्मत नहीं है उसकी। उसके काम करते समय जब मैं चाय बनाती तो एक प्याला उसके लिए भी रख देती। वह आभार प्रकट करती जाती और चाय के प्याले से अपने ठंडे हाथ सेंकती जाती। कभी कभी वह खुद भी फरमाइश कर देती, बहू जी, हाथन की अंगुरियां ऐस ठिठुराए गई हैं, एक प्याली चाह मिल जात तो। यह अच्छी जबरदस्ती है। मैं सोचती, अब उठकर इसके लिए चाय बनाऊं। मन ही मन भुनभुनाती, पर बुढ़िया के कांपते हाथ देखकर कुछ कह नहीं पाती और गैस जलाकर चाय का पानी रख देती। वह फिर कहना शुरू करती, औरन से तो कबहू ना ही मांग सकी थे बहू, मुला तोहार आगे आपुन हृदय की बात कही डारी थे। आज सुबह ते चाय ना ही पिए रहे, मूड पिराए रहा है। कभी कभी तो मैं चिढ़ उठती कि दुनिया भर के खांसी जुकाम के लिए मैंने ही चाय बनाने का ठेका ले रखा है। रामी बर्तन समेटकर चौके की देहरी पर चाय का कप लेकर बैठ जाती और मुझे इस भारी उपकार के लिए असीसने लगती। बातें करने में रामी कभी थकती नहीं। मोहल्ले भर की खबरें अपनी बातों में लपेटकर मुझ तक पहुंचाती रहती। वह सेठानी के घर भी चौका बर्तन करती थी। सेठ का लड़का और चारों लड़कियां उसी की गोद में खेलकर बड़े हुए थे। वह अपना अधिकतर समय सेठानी के घर ही बिताती थी। एक तो सेठानी का बड़ा सा खुला खुला घर, धूप में या छाया में वह बैठ सकती थी। दूसरे बच्चों का मुंह। सेठानी के असंतुष्ट होने पर भी वह बार बार वहीं खींची चली जाती थी। उसने शुरू से थोड़े ही मेहरी का काम किया था। उसका बाप दर्जी था, आदमी की अपनी दुकान थी। शादी में चांदी के जेवरों से लद गई थी। 8 चीजें तो उसके चढ़ावे में आई थी। विगत जीवन की कथा कहते कहते उसकी आंखें चमक उठती थीं। वाणी में वेग आ जाता था। मैं उसकी कल्पना करती, नववधू का वेश, गोरा गोरा छोटे कद का तंदुरुस्त शरीर, घेरदार गोटे किनारी से सजा लहंगा, सितारों जड़ी ओढ़नी और जेवरों से लदी रामी। वह कहती जाती, हमार घर में 4 गौएं रही, खूब दुकान चलत रही। उसके चेहरे की झुर्रियां तन जाती और उस ढलती बेला में भी बीते हुए रंग अपनी झलक दिखा जाते। फिर वह कहती, पर हमार तो करम फूटे रहे बहू, न जाने का हुईगा हमार मरद का, बिल्कुल चुप्पा हुई गवा। दुकान मकान सब गिरवी धर दीन और ऊ जाने कहाँ चला गवा। उसे शक था कि किसी ने टोना टोटका करवा दिया उसके आदमी पर। कुछ रिश्ते के लोग बहुत जलते थे उन्हें देख देख कर।
अपने आदमी की खोज में वह कहाँ कहाँ नहीं भटकी, फिर हार कर जिंदगी से समझौता कर लिया। वह सजी धजी युवती लुप्त हो गई, रह गई रंग उड़े घिसे कपड़े पहने लोगों की नजरों में प्रश्न चिन्ह बनी एक लाचार औरत। कहाँ वह बधू और कहाँ मेरे सामने बैठी झुर्रियों से भरे चेहरे वाली भूरा भूरा लहंगा और मटमैली ओढ़नी ओढ़े यह वृद्धा। वास्तविक रामी तो यही है। वह सजी धजी युवती तो एक छलना थी जो विलीन हो गई। फिर एक दिन हम लोगों के प्रस्थान की बेला आ गई। जिस तरह एक दिन आ पहुंचे थे उसी तरह बोरिया बिस्तर बांधकर चल देना था। परिचितों को छोड़ अपरिचितों के बीच जा बसना, नए नए परिचय बनाना और फिर आगे बढ़ जाना। सरकारी नौकरी में यही जीवन का क्रम बन गया था। मिलने वालों का आवागमन चलता रहा। कितनी बार चाय बनी और समाप्त हुई। उस हलचल कोलाहल में मुझे याद ही न रहा कि रामी के लिए भी एक कप चाय चाहिए होगी। सबको विदा कर जब घर में शांति हुई तो देखा वह आंगन में बैठी हुई है, जाने कब से। अरे तुम बैठी हो, मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर हुई बहू जी, तुम तो अब हियन से टिकस कटाए लियो। हमार कहूँ मन नाही लगा तौन फिर हिया आए के बैठ गए। मैं तुम्हें देख नहीं पाई, तुम ही कह देती। इतनी बार चाय बनी और तुम बैठी ही रह गई। उत्तर में उसने सिर झुका लिया। अभ्यागतों के स्वागत सत्कार के बीच उसकी चाय की मांग कितनी शोभती इसे रामी भी समझती थी। दूध का बर्तन खाली पड़ा था। मैंने अठन्नी देकर कहा, रामी दूध ले आओ, मैं अभी बना देती हूँ। उसे गए काफी देर हो गई। मैंने छत पर से झांक कर देखा, गली उस ओर सड़क पर सेठ के दरवाजे के पास रामी खड़ी थी। आवाज देने पर आई, दूध नहीं लाई तुम? उसके चेहरे पर क्या भाव परिवर्तन हुए उस धुंधलके में देख नहीं पाई। रोने के से स्वर में उसने कहा, बहू पैसा जाने कहाँ गिर गवा, हम बहुत ढूंढत रहें। तो वहां क्यों खड़ी थी? हम सोचित रहें सेठ जी लौटत होइए तौन उनसे मांग लेत। सेठानी से मांगे में डरात रहें। अरे वाह, मेरे मुंह से निकला। उसे लगा मैं उस पर विश्वास नहीं कर रही हूँ। कहने लगी, हमार जी बहुत दुखी रहे बहू। हम आंसू पोंछत रहे हाथन, पता नहीं कहाँ छूट पड़े। अंधियार में सूझ नहीं परत है। टटोल टटोल के उसने मिट्टी भरी उंगलियां सामने कर दी। खो गए तो जाने दो, तुम यहाँ क्यों नहीं लौट आई? चलो मैं और दे रही हूँ। वह बहुत लज्जित थी और मुझे विश्वास दिलाने का पूरा प्रयत्न कर रही थी। मैं समझ रही थी पर उसे समझा पाती ऐसा दिमाग कहाँ था मेरा। गिर गए तो जाने दो, मेरे हाथ से गिर जाते तो? फिर वह कुछ नहीं बोली। चाय लेते समय कहने लगी, अकेल हमरे कारण तुम बिल्कुल न लियो। अभी उन लोगों के साथ पी थी इसलिए नहीं बनाई। अस्फुट स्वर में उसने कुछ कहा, मैं सुन नहीं पाई। थकी हुई थी, मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। चलते चलते वह फिर बोली, आज हमार हाथन से तुम्हार नुकसान हुईगा बहू। उसे आश्वस्त करने को कहा, चिंता मत करो, यह पैसे मैं तुम्हारे महीने के पैसों में से काट लूंगी। कहते कहते मुझे जरा हंसी आ गई। कुछ देर बाद खिड़की की ओर आई तो दिखाई दिया सड़क पर लगे बिजली के खंभे के दूसरी ओर धुंधली आंखों वाली रामी अपनी झुकी हुई कमर को और झुकाए सड़क की धूल हाथों में उठा उठाकर कुछ ढूंढ रही थी। मुझे जाने कैसा लगा, मैं वहां से हट गई। कुछ समय बीत गया। एक बार फिर उसी कस्बे में लौटी। मकान वहीं सेठ की हवेली के पास मिल गया। पहचाने हुए लोग थे, कोई विशेष परिवर्तन नहीं, सब उसी पुराने ढर्रे पर। नहीं मिली तो एक रामी, दूसरी बर्तन वाली मिली। वह बुढ़िया नहीं थी, काम खूब अच्छी तरह करती थी, पर मेरा उसका वह संबंध नहीं रहा जो रामी से था। एक दिन यूं ही बात निकली तो मैंने कहा, पहले भी हम यहाँ रहते थे, उधर वाले मकान में। अच्छा, तभी आपकी सबसे पहचान है। हाँ, पहले एक बर्तन वाली भी थी यहाँ, पता नहीं कहाँ है अब।
तुम क्या यहाँ नई नई आई हो? नहीं, 1.5-2 साल हो गए। शादी के बाद यहाँ आए हैं ना। तुम उसे जानती हो? रामी नाम था उसका। हाँ हाँ, थी तो एक बुढ़िया। कहाँ है वह? अब यहाँ कहाँ, भगवान के गई। उसने ऊपर इशारा कर दिया। क्या हो गया था उसे? अरे बीबी जी, ऐसे लोग होते हैं, पैसे के पीछे जान की परवाह नहीं करते। मैं सब कुछ जानने को उतावली हो उठी। जो सुना उसका मतलब था, एक दिन शाम को धूल में गिरे पैसों को उठाने के उपक्रम में वह सामने से आती हुई बस की चपेट में आ गई। मुझे जाने कैसा होने लगा। कुछ हौल सा उठ रहा था भीतर ही भीतर। उसकी मृत्यु के लिए क्या वही स्थान बचा था? बिजली के खंभे के आगे सांझ के धुंधलके में वैसे ही झुककर पैसे उठाते हुए, और वह भी मेरे जाने के 1 सप्ताह के अंदर। उस दिन रामी के साथ चाय पी लेती तो उसे इतना अफसोस न होता। आगे नई बर्तन वाली ने क्या कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने समझने समझाने की जरूरत भी नहीं समझी। जो कहा गया समझा गया वह झूठ था। असली बात, सही बात सिर्फ रामी जानती थी और मैं जानती हूँ, और कोई उसे जान भी नहीं सकता। और शाम को जब लोग गली के उस पार आग तापते हैं या गांव से आए यात्री उपले जलाकर दाल बाटी बनाते हैं, तो धुआं लहराता हुआ आसमान की ओर उठने लगता है। मुझे लगता है भूरा भूरा लहंगा और अपनी मटमैली ओढ़नी ओढ़े, अपनी झुकी हुई कमर को और भी झुकाए, रामी की कांपती हुई आकृति धूल में कुछ ढूंढ रही है। धीरे धीरे गहरी कालिमा उसे ढक लेती है। मुझे पता है अठन्नी उसे अभी तक नहीं मिली, क्योंकि मिलने पर वह उसे अपने पास नहीं रखेगी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।